Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss exception handling in C#.net. इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एक्सेप्शंस क्या होती हैं, किस तरह से ऑकर होती हैं और प्रोग्राम को किस तरह से अफेक्ट करती हैं और इन एक्सेप्शंस को किस तरह से हैंडल किया जाता है. So let's see what is the exception. एक्सेप्शन बेसिकली एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट है जो कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान ऑकर होता है और प्रोग्राम के नॉर्मल फ्लो को डिस्टर्ब करता है. प्रोग्राम का नॉर्मल फ्लो क्या होता है और एक्सेप्शन किस तरह से ऑकर होती है उसको हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं. यहाँ पर मेरे पास एक C# में एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसमें के दो इंटीजर्स को डिवाइड किया जा रहा है और तीसरे वेरिएबल में स्टोर करवा के उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाया जा रहा है. सो हम देखते हैं कि अगर इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं तो आउटपुट किस तरह से आती है और इसका फ्लो क्या होता है. मैंने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया. सो इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के बाद जिस तरह के रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बिल्कुल उसी तरह से प्रोग्राम का फ्लो नॉर्मल रहा और हमारे रिक्वायर्ड रिजल्ट्स हमारे सामने आ गए हैं. तो इसको हम कहते हैं कि प्रोग्राम का फ्लो नॉर्मल है और इसमें कोई एक्सेप्शन या एरर नहीं आया. अब हम देखते हैं कि एक्सेप्शन किस तरह से ऑकर होती है. मैं यहाँ पर एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज करता हूँ. मैंने यहाँ पर इस इंटीजर की वैल्यू 0 कर दी जबकि हमें पता है कि डिवीजन बाय 0 इज़ नॉट अलाउड. तो आप देखते हैं कि ये प्रोग्राम हमें नॉर्मल फ्लो में लेके जाता है या कोई एक्सेप्शन शो करता है. तो मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ तो यहाँ पर प्रोग्राम का नॉर्मल फ्लो इंटरप्ट हो गया है और उसके दरमियान में एक एक्सेप्शन ऑकर हुई है. डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन, अटेम्प्ट टू डिवाइड बाय 0. सो इसको हम कहते हैं कि प्रोग्राम का नॉर्मल फ्लो जो है वो डिस्टर्ब हुआ है और उसमें एक एक्सेप्शन ऑकर हो गई है. तो ये जो एरर यहाँ पर आया है इसको हम एक्सेप्शन बोलेंगे. बट यहाँ पर एक कंफ्यूजन अराइज होता है कि ये एरर और एक्सेप्शन क्या चीज़ है. बेसिकली एरर और एक्सेप्शन में डिफरेंस क्या है. ये दोनों टर्म्स बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग और इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं. सो अगर इनको डिफ्रेंशिएट करें तो एक्सेप्शंस जो होती हैं वो प्रोग्राम की वजह से प्रोड्यूस होती हैं जबकि एरर्स सिस्टम की वजह से प्रोड्यूस होते हैं. एरर को अगर डिफाइन किया जाए तो बेसिकली एरर्स आर प्रॉब्लम्स एंड मिस्टेक्स ड्यूरिंग द डेवलपमेंट और एग्जीक्यूशन. डेवलपमेंट जब आप प्रोग्राम कर रहे होते हैं या कोड कर रहे होते हैं और एग्जीक्यूशन उसका रन टाइम. तो बेसिकली एरर जो होता है वो डेवलपमेंट टाइम पे भी आ सकता है और एग्जीक्यूशन टाइम में भी आ सकता है. टाइप्स ऑफ एरर्स को अगर हम देखें तो सिंटैक्स एरर होता है, रन टाइम एरर होता है और लॉजिकल एरर होता है. सिंटैक्स एरर बेसिकली डेवलपमेंट के दौरान अकर होता है. जैसा कि आपने लैंग्वेज टाइपिंग में कोई मिस्टेक कर दी, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इंटीजर डिक्लेयर किया गया है जिसको लिखने का तरीकाकार C# में दुरुस्त नहीं है जिसकी वजह से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा और ये एक सिंटैक्स एरर शो करेगा. इसके बाद रन टाइम एरर्स जिनको बाज़ औक़ात एक्सेप्शंस भी बोला जाता है. तो यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि रन टाइम एरर की सब टाइप हो सकती है एक्सेप्शन. एक्सेप्शंस हमेशा रन टाइम पर ऑकर होती हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि C# में इनको हैंडल किया जा सकता है. अगर हम एक्सेप्शंस को रन टाइम पर प्रॉपरली हैंडल ना करें तो आपका प्रोग्राम एबनॉर्मल टर्मिनेशन की तरफ जा सकता है. रन टाइम एरर या एक्सेप्शन की एग्जांपल अभी हमने देखी कि डिवीजन बाय 0 किस तरह से रन टाइम पर एक्सेप्शन शो करता है और फर्दर हम देखेंगे कि इस एक्सेप्शन को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं. इस तरह से आपके लॉजिकल एरर्स होते हैं जिनकी वजह से आप डिजायर्ड आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर पाते. जैसा कि आप कोई रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे और आपके प्रोग्राम के आउटपुट में कुछ और रिजल्ट आ गया जिसमें लॉजिक की वजह से कोई एरर आ सकता है. तो बेसिक हमारा फोकस ये है एरर की जो टाइप रन टाइम एरर है बेसिकली उसको हम एक्सेप्शन बोल सकते हैं. सो आई होप कि एक्सेप्शन का कॉन्सेप्ट अब काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका होगा. अब हम डिस्कस करते हैं अगर हमारे प्रोग्राम में कोई एक्सेप्शन अराइज होती है तो उस एक्सेप्शन को किस तरह से हैंडल किया जाए ताकि हमारे प्रोग्राम का फ्लो डिस्टर्ब ना हो और हमारा प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट ना हो. एक्सेप्शन बेसिकली C# का एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि एरर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. यहाँ पर एक हायरार्की दिखाई गई है जिसमें यह दिखाया गया है कि एक्सेप्शन की कौन कौन सी क्लासेस किस किस तरह से इनहेरिट हो रही हैं. तो अगर हायरार्की में आप रूट पे देखें तो ऑब्जेक्ट क्लास है. इट मीन्स कि तमाम एक्सेप्शन क्लासेस ऑब्जेक्ट क्लास से इनहेरिट हो रही हैं. उसके बाद एक्सेप्शन क्लास आती है और फर्दर एक्सेप्शन से फिर
डिफरेंट एक्सेप्शन की क्लासेस इनहेरिट होती हैं, जैसा कि सिस्टम एक्सेप्शन है, आईओ एक्सेप्शन है, फाइल लोड एक्सेप्शन है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन है। इस तरह से डिफरेंट तरह की एक्सेप्शन की बिल्ट इन क्लासेस सी शार्प के पास मौजूद हैं। अब इन क्लासेस का काम क्या है? जैसे ही सी शार्प के कोड में कोई एक्सेप्शन अराइज होती है तो उस एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया जाता है। अब उसके ऑब्जेक्ट को जब थ्रो कर दिया जाता है तो उसको कैच कौन करता है? उसको सी शार्प का डिफॉल्ट कैच मॉड्यूल उसको कैच करता है, और कैच करने के बाद उसके अगेंस्ट हमें कोई मैसेज शो करवाता है। और बाज़ औक़ात ये मैसेजेस यूज़र के लिए, एंड यूज़र के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं होते, क्योंकि एंड यूज़र्स यू नो के मोस्टली डेवलपर्स नहीं होते, वो इन लैंग्वेजेस को नहीं समझते, तो एंड यूज़र के लिए वो मैसेज यूजलेस होता है। तो प्रॉपर वे क्या है कि एक्सेप्शन राइज होने के अगर चांसेस हों तो उस एक्सेप्शन को प्रॉपर तरीके से हैंडल किया जा सके। अब वो टेक्निक्स हम देखने लगे हैं कि किस तरह से एक्सेप्शन को प्रॉपर तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं इन क्लासेस को यूज़ करते हुए। इस कोड में हम देख सकते हैं कि हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग की कोई टेक्निक इस्तेमाल नहीं की, हमने सिंपली ये कोड लिख दिया है। अब अगर इस कोड में कोई एक्सेप्शन ऑकर होती है तो सी शार्प का डिफ़ॉल्ट कैच मॉड्यूल उसको कैच करेगा और हमें एक्सेप्शन के अगेंस्ट कोई मैसेज शो करवाएगा। तो देखते हैं किस तरह का मैसेज हो सकता है। मैंने इसको रन किया तो यहाँ पर हमारे पास एक्सेप्शन ऑकर हुई और कैच मॉड्यूल ने इस एक्सेप्शन को कैच किया और यहाँ पर हमें एक मैसेज शो करवा दिया है। इसमें डिफरेंट तरह की डिटेल्स मौजूद हैं जो कि मोस्टली एंड यूज़र के लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं होती। प्रॉपर वे ये है कि हम इस एक्सेप्शन को प्रॉपर तरीके से हैंडल करें और यूज़र को एक मीनिंगफुल मैसेज शो करवाएं ताकि आपका प्रोग्राम क्रैश ना हो और यूज़र को एक मीनिंगफुल मैसेज चला जाए। अब होता क्या है कि जब कोई एक्सेप्शन ऑकर होती है तो तीन तरह के सिचुएशंस पैदा होती हैं। सबसे पहले तो आपका प्रोग्राम जो है वो क्रैश कर जाता है। सेकंड थिंग ये कि आपको कोई इस तरह का मैसेज शो होता है जो यूज़र के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं होता। और थर्ड थिंग ये है कि क्योंकि प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है तो आपकी जहां पर एक्सेप्शन ऑकर हुई है उसके बाद वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं हो पाती। तो अगर हम एक्सेप्शन को प्रॉपरली हैंडल करना चाहते हैं तो हमें इस एक्सेप्शन हैंडलिंग टेक्निक्स इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, जिनमें से एक टेक्निक ट्राई कैच ब्लॉक्स को इस्तेमाल करना है। अब ट्राई कैच ब्लॉक्स को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे किस कोड में एक्सेप्शन ऑकर होने के चांसेस मौजूद हैं। जिस कोड के अंदर एक्सेप्शन ऑकर होने के चांसेस मौजूद हों उस पूरे के पूरे कोड को हम ट्राई ब्लॉक के अंदर इनक्लोज कर देते हैं, जैसा कि मैं अभी करने लगा हूं। मुझे यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि डिवीजन बाय ज़ीरो का एरर यहाँ पर ऑकर हो सकता है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ट्राई ब्लॉक के अंदर इनक्लोज कर देता हूँ। ये वाला कोड मेरा ट्राई ब्लॉक के अंदर इनक्लोज हो गया। अब जब भी इस स्टेटमेंट में एक्सेप्शन ऑकर होगी तो सी शार्प में एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनेगा और थ्रो कर दिया जाएगा। अब जब वो एक ऑब्जेक्ट थ्रो किया जाएगा तो सी शार्प का डिफ़ॉल्ट कैच मैकेनिज्म उसको कैच नहीं करेगा, क्योंकि अब हम खुद से ट्राई और कैच ब्लॉक्स लिख रहे हैं तो हमें कैच मैकेनिज्म भी अब खुद से लिखना पड़ेगा। ठीक है जी। ट्राई ब्लॉक के अंदर हम वो कोड प्लेस करेंगे जिस कोड में एक्सेप्शन आने के चांसेस हैं। तो जब एक्सेप्शन अराइज होगी तो एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और वो ऑब्जेक्ट थ्रो कर दिया जाएगा, और अब उस ऑब्जेक्ट को सी शार्प का डिफ़ॉल्ट कैच मैकेनिज्म कैच नहीं करेगा। अब हमें खुद से कैच मैकेनिज्म लिखना पड़ेगा। तो ट्राई ब्लॉक के क्लोज होने के फौरन बाद हम कैच का मैकेनिज्म यूज करेंगे या कैच का ब्लॉक लिखेंगे। तो इस तरह से हम कैच का ब्लॉक लिखते हैं। और हमने जैसा कि अभी देखा था कि एक्सेप्शन की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, डिफरेंट तरह की एक्सेप्शंस हो सकती हैं। तो यहाँ पर किस तरह की एक्सेप्शन ऑकर हो सकती है? ये एक्सेप्शन डिवीजन बाय ज़ीरो की एक्सेप्शन हो सकती है। तो यहाँ पर हम वो डिफरेंट क्लासेस जो अभी हमने देखी थी कि एक्सेप्शन की डिफरेंट क्लासेस ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट कर रही हैं, एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट कर रही हैं, तो ये उस क्लास का हमने डिवाइड बाय ज़ीरो एक्सेप्शन क्लास का हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पर यूज़र को शो करवाने के लिए कि हम आपके प्रोग्राम के साथ क्या हुआ है, क्या एरर ऑकर हुआ है, हम यहाँ पर एक मैसेज बॉक्स शो करवा देते हैं। console डॉट
राइट लाइन, यहाँ पर हम EX जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था डिवाइड बाय ज़ीरो एक्सेप्शन क्लास का, उसका एक फंक्शन मौजूद है मैसेज का, जो कि ये बताता है कि ये एक्सेप्शन की डिटेल क्या है। तो ये यूज़र को यहाँ पर एक्सेप्शन की डिटेल शो हो जाएगी। अब देखते हैं कि ये ट्राई और कैच ब्लॉक्स जो हमने खुद से डिफाइन किए हैं किस तरह से वर्क करते हैं। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं और देखते हैं कि किस तरह से हमारी एक्सेप्शन हैंडल हो रही है। यहाँ पर आप कोड में देख सकते हैं कि हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर डिवीजन बाय 0 एक्सेप्शन ऑकर हुई, जो कि इस ट्राई ब्लॉक से थ्रो कर दी गई। इस कैच ब्लॉक ने उसको कैच किया और हमें ये प्रॉपर मैसेज उसने शो करवाया है, attempted to divide by zero, attempted to divide by zero। यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म ने हमें ये मैसेज शो करवाया है और आप देख सकते हैं कि आपके प्रोग्राम का फ्लो डिस्टर्ब नहीं हुआ और आपके प्रोग्राम की बाकी स्टेटमेंट्स भी एग्जीक्यूट हो रही हैं। तो इस तरह से हमने ट्राई कैच मैकेनिज्म के जरिए से एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया। अभी जिस तरह से हमने डिवाइड बाय ज़ीरो एक्सेप्शन को हैंडल किया, इसी तरह से डिफरेंट एक्सेप्शंस को हम हैंडल कर सकते हैं। जिस तरह कि आपको ये हायरार्की दिखाई गई है कि तमाम की तमाम एक्सेप्शन क्लासेस एक सिंगल क्लास से ड्राइव हो रही हैं, जो कि एक्सेप्शन क्लास है, और एक्सेप्शन क्लास ऑब्जेक्ट क्लास से ड्राइव हो रही है। क्योंकि C# को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहा जाता है, C# में मौजूद तमाम क्लासेस एक ही क्लास से ड्राइव होती हैं, जो कि है हमारी ऑब्जेक्ट क्लास। सो इसीलिए एक्सेप्शन क्लास भी ऑब्जेक्ट क्लास से ही ड्राइव की गई है और बाकी तमाम एक्सेप्शन क्लासेस इस एक्सेप्शन क्लास से ड्राइव की गई हैं। सो जितनी भी एक्सेप्शन क्लासेस यहाँ पर नज़र आ रही हैं या C# के .NET फ्रेमवर्क के अंदर मौजूद हैं, तमाम एक्सेप्शंस को सेम तरीके से ही हैंडल किया जा सकता है। यहाँ पर हम एक और एग्जांपल देखते हैं। हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग टाइप की अरे लेते हैं। इस अरे को हम कुछ वैल्यूज पास कर देते हैं। इंडेक्स नंबर 1, और हम इसकी इंडेक्सेस को प्रिंट करवाने की कोशिश करते हैं। console.write, और मैं कहता हूं ए की थर्ड इंडेक्स को प्रिंट कर दो। सो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारा ये प्रोग्राम प्रॉपरली वर्क कर रहा है और इसने अरे की थर्ड इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। अब मैं ऐसे करता हूं कि कोई ऐसी इंडेक्स यहां पर प्लेस करता हूं जो कि अरे के अंदर मौजूद नहीं है। तो मैंने इंडेक्स नंबर 5 यहां पर लिख दिया। तो जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन अराइज हुई, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, जिसको कि C# के डिफ़ॉल्ट कैच मैकेनिज्म ने कैच किया और हमें कुछ इस तरह का मैसेज शो करवा दिया, जो कि हमने कहा था कि यूज़र के लिए यूज़फुल नहीं है। तो हम अपनी मर्ज़ी से कस्टम मैसेज इस पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो जिस कोड में एक्सेप्शन अराइज होने के चांसेस हों उसको हम ट्राई कैच ब्लॉक में रखते हैं। तो मैंने इस कोड को ट्राई ब्लॉक में इनक्लोज कर दिया और मैं इसकी अब एक्सेप्शन को कैच करता हूं, क्योंकि हमारे पास ये एक्सेप्शन इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन थी। तो हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया और इस एक्सेप्शन को कैच कर लिया। अब ये जो कैच ब्लॉक होगा ये इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन को कैच करेगा और जो भी मैसेज हम यहाँ पर शो करवाएंगे वो उस सूरत में शो करेगा जब ये एक्सेप्शन अराइज होगी। सो मैंने यहाँ पर कह दिया प्लीज सेलेक्ट अ वैलिड इंडेक्स। सो ये यूज़र के लिए मोर मीनिंगफुल होगा कि उसको पता चल जाएगा कि मैंने अरे की इंडेक्स जो है वो प्रॉपर सेलेक्ट करनी है। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो अब आप देखेंगे कि एक्सेप्शन थ्रो हुई, मगर हमारे कैच ब्लॉक ने उस एक्सेप्शन को कैच किया और हमें एक वैलिड मैसेज रिटर्न किया है, बजाय इसके कि हमारा प्रोग्राम क्रैश कर जाता, एबनॉर्मल टर्मिनेशन होती और हमारी लाइन ऑफ कोड जो है वो स्किप कर दी जाती। यहाँ पर हमें एक प्रॉपर मैसेज शो करवा दिया गया है। इसका मतलब ये है कि हम डिफरेंट एक्सेप्शंस को इसी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। इसी तरह से हम मल्टीपल टाइप की एक्सेप्शंस को भी
एक ब्लॉक ऑफ कोड में हैंडल कर सकते हैं। जिस तरह के ये कोड हमारे पास मौजूद है, इसमें हम अरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन अराइज होने के चांसेस मौजूद हैं। तो हमने यहाँ पर इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया, मगर यहाँ पर इस स्टेटमेंट में हम डिवीजन परफॉर्म कर रहे हैं। तो जब भी डिवीजन परफॉर्म करते हैं, डिवाइड बाय ज़ीरो एक्सेप्शन ऑकर होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो अरे की इंडेक्स नंबर 3 पर जो वैल्यू पड़ी है वो 0 है, और हम इन दो इंडेक्सेस को डिवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से डिवाइड बाय ज़ीरो की एक्सेप्शन अराइज हो सकती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डिवाइड बाय ज़ीरो की एक्सेप्शन अराइज हुई है, जिसको कि सी शार्प के डिफ़ॉल्ट कैच मैकेनिज्म ने कैच किया है और हमें इस तरह का एक मैसेज शो किया है। क्योंकि हमने अपने कोड में डिवाइड बाय ज़ीरो की एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया था, इस वजह से सी शार्प के डिफ़ॉल्ट कैच मैकेनिज्म ने इस एक्सेप्शन को कैच किया है। तो अगर हम चाहते हैं कि डिवाइड बाय ज़ीरो की एक्सेप्शन भी इसी ट्राई कैच ब्लॉक में हम हैंडल करना चाहते हैं, तो हम कैच ब्लॉक के फ़ौरन बाद एक और कैच ब्लॉक लिख सकते हैं, और इस कैच ब्लॉक को हम डिवाइड बाय ज़ीरो एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट पास करते हैं, ताकि डिवाइड बाय ज़ीरो की एक्सेप्शन अगर ऑकर हो तो ये वाला कैच ब्लॉक उसको कैच करे और यूज़र को एक प्रॉपर मैसेज प्रोवाइड करे। इस तरह से हमने डिवाइड बाय ज़ीरो की एक्सेप्शन को भी हैंडल कर लिया। अब हम देखते हैं कि क्या हमारा कोड प्रॉपर फ्लो के साथ चलता है। यहाँ पर देखें, डिवीजन बाय ज़ीरो इज़ नॉट अलाउड। इसका मतलब है कि डिवाइड बाय ज़ीरो की एक्सेप्शन अराइज हुई थी, जिसको ट्राई कैच ने थ्रो किया, और इस डिवाइड बाय ज़ीरो एक्सेप्शन वाले ब्लॉक ने उसको कैच किया और हमें प्रॉपर तरीके से एक मैसेज शो करवा दिया कि डिवीजन बाय ज़ीरो इज़ नॉट अलाउड। अब यहाँ पर इस कोड में हमने दो तरह की एक्सेप्शंस को हैंडल किया है। तो अगर इस कोड में इन दो एक्सेप्शंस के अलावा किसी और टाइप की एक्सेप्शन अराइज होती है, तो उस एक्सेप्शन को ये वाला ट्राई कैच ब्लॉक हमारा हैंडल नहीं कर पाएगा। फिर क्या होगा कि वही डिफ़ॉल्ट सी शार्प मैकेनिज्म उसको कैच करेगा, और फिर वही काम होगा कि आपका प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा, नॉर्मल फ्लो आपका डिस्टर्ब होगा, और आपकी रिमेनिंग स्टेटमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगी। तो अगर हम चाहते हैं कि इन दो एक्सेप्शंस के अलावा भी बाकी तमाम एक्सेप्शंस को हैंडल किया जाए, तो हम यहाँ पर एक और कैच ब्लॉक लिखते हैं, और इस कैच ब्लॉक में हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं एक्सेप्शन क्लास का। आपका याद होगा कि एक्सेप्शन क्लास से बाकी तमाम क्लासेस ड्राइव हो रही थी। जितनी भी एक्सेप्शन टाइप की क्लासेस थी वो एक पेरेंट क्लास जो कि हमारे पास एक्सेप्शन क्लास थी उसी से ड्राइव हो रही थी। तो मैंने यहाँ पर एक जनरल क्लास का, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया कि जो भी एक्सेप्शन अराइज होगी ये वाला ब्लॉक उसको कैच कर लेगा। अब ये तीन कैच ब्लॉक यहाँ पर हमने लिख दिए। ये सेम उसी तरह से काम करेंगे जिस तरह से इफ़ एल्स स्टेटमेंट काम करती है। सबसे पहले अगर इंडेक्स आउट ऑफ रेंज की एक्सेप्शन होगी तो ये वाला कैच ब्लॉक उसको कैच कर लेगा, और बाकी दो कैच ब्लॉक्स फिर वर्क नहीं करेंगे। अगर डिवीजन बाय ज़ीरो एक्सेप्शन है तो ये वाला कैच ब्लॉक उसको कैच करेगा, और अगर इन दोनों एक्सेप्शंस में से कोई एक्सेप्शन ऑकर नहीं हुई, किसी और तरह की एक्सेप्शन है, तो फिर ये जनरल एक्सेप्शन वाला जो कैच ब्लॉक है ये तमाम एक्सेप्शंस को हैंडल करेगा। तो यहाँ पर हम इसमें भी कोई मैसेज शो करवा देते हैं, सम अदर एक्सेप्शन। सो इस तरह से हमने इस ट्राई कैच ब्लॉक की मदद से तमाम तरह की एक्सेप्शंस को हैंडल कर लिया। अब इस ब्लॉक ऑफ कोड में किसी भी तरह की अगर एक्सेप्शन अराइज होगी तो हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा, एबनॉर्मल टर्मिनेशन नहीं होगी, बल्कि यहाँ पर प्रॉपर तरीके से यूज़र को एक मैसेज प्रोवाइड किया जाएगा कि इस तरह की एक्सेप्शन ऑकर हुई है। तो दोबारा से देख लें, एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए हमने जो मैकेनिज्म यूज़ किया उसके लिए ट्राई ब्लॉक हमने यूज़ किया। ट्राई ब्लॉक में वो कोड हम रखते हैं, वो कोड लिखते हैं जिसमें एक्सेप्शन अराइज होने के चांसेस मौजूद होते हैं, और ट्राई कैच के बिल्कुल बाद हम हमेशा कैच ब्लॉक लिखा करते हैं,
कैच ब्लॉक क्या करता है, ट्राई से जो एक्सेप्शन थ्रो हुई है उस एक्सेप्शन को कैच करता है और यूज़र को प्रॉपर तरीके से मैसेज शो करवाता है। ये कैच ब्लॉक डिफरेंट तरह की एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकता है। जिस टाइप की एक्सेप्शन को हमने हैंडल करवाना है उस क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट करते हैं ताकि कैच मैकेनिज्म, कैच ब्लॉक जो है वो उसी तरह की एक्सेप्शन को हैंडल करे। इसी तरह से हमने देखा कि हम मल्टीपल कैच ब्लॉक्स भी लिख सकते हैं डिफरेंट तरह की एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए। एक और सिनेरियो देखते हैं। एज वी नो कि जब कोई एक्सेप्शन अराइज होती है तो उसके बाद वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं हो पाती। बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन होती है कि हमारे पास कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जिनका एग्जीक्यूट होना ज़रूरी होता है। जैसा कि एक ये सिनेरियो मेरे सामने है कि हमने डेटाबेस के साथ कनेक्शन ओपन किया और कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए और डेटाबेस का कनेक्शन क्लोज करवा दिया। यहाँ पर हमने इसकी एसक्यूएल एक्सेप्शन को प्रॉपरली हैंडल किया हुआ है। सपोज करें कि इस कोड में कोई एक्सेप्शन अराइज होती है, कनेक्शन ओपन हो गया और इस ऑपरेशन में कोई एक्सेप्शन अराइज हुई और हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलर ने हमें मैसेज प्रोवाइड कर दिया कि ये वाली एक्सेप्शन अराइज हुई है और हमारा कोड यहीं पर रुक जाता है और कनेक्शन क्लोज नहीं हो पाता। तो इस सूरत में क्या होगा, हमारा प्रोग्राम जो है वो वहीं पर स्ट्रक हो जाएगा और हमारा कनेक्शन क्लोज नहीं हो पाएगा जो कि हमने ओपन किया हुआ था। तो डेटाबेस का कनेक्शन ओपन ही रह जाएगा, जिसकी वजह से इसको हम देखते हैं यहाँ पर स्टेटमेंट में कुछ चेंजेस करते हैं और चेक करते हैं कि कोई एक्सेप्शन ऑकर होती है या नहीं। अब यहाँ पर मैं अगर इस बटन को क्लिक करता हूँ तो देखें एक्सेप्शन हैंडलर ने इस एक्सेप्शन को हैंडल किया और यहाँ पर हमें बता दिया कि इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर द कीवर्ड फ्रॉम, कि यहाँ पर कोई एरर है। मगर जब मैंने इसको ओके किया तो मेरी बाकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं हुई जो कि मैंने लिखा हुआ था कनेक्शन डॉट क्लोज। अब अगर मैं इसको दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये मुझे किस तरह की एक्सेप्शन देता है, इनवैलिड ऑपरेशन एक्सेप्शन। ठीक है जी, द कनेक्शन वाज नॉट क्लोज्ड, क्योंकि पिछले ऑपरेशन में हमने ये वाला कनेक्शन क्लोज नहीं किया था जिसकी वजह से ये कनेक्शन दोबारा ओपन नहीं हो पा रहा। तो समझ ये आया कि कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको हमने लाजमी एग्जीक्यूट करवाना होता है, कोई एक्सेप्शन अराइज हो या ना हो। तो हम इस सिचुएशन में क्या करें कि कोई ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड हो जो कि हमेशा एग्जीक्यूट हो चाहे एक्सेप्शन अराइज हो या ना हो। हम चाहते इस केस में हम चाहते हैं कि हमारा कनेक्शन लाजमी क्लोज हो जाए चाहे इस कोड में कोई एक्सेप्शन आती है या नहीं आती। एक्सेप्शन हैंडलिंग के मैकेनिज्म में एक और ब्लॉक यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं फाइनली ब्लॉक। फाइनली ब्लॉक को हम कैच ब्लॉक के लास्ट पे यूज करते हैं। इस तरह से लिखा जाता है फाइनली, और ये फाइनली ब्लॉक जो है ये हमारा हमेशा एग्जीक्यूट होता है चाहे कोई एक्सेप्शन आए या ना आए, चाहे कोई कैच ब्लॉक उस एक्सेप्शन को कैच करे या ना करे, फाइनली ब्लॉक हमेशा हमेशा एग्जीक्यूट होता है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं क्या ये वाकई एग्जीक्यूट हो रहा है। मैसेज बॉक्स हम इसमें लिख देते हैं और लिख देते हैं कि ये फाइनली ब्लॉक है। ठीक है जी, अब हम इसको चेक करते हैं कि एक्सेप्शन के साथ क्या फाइनली ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता। तो मैंने इस पर क्लिक किया तो अब आप देखें कि सबसे पहले हमारे एक्सेप्शन हैंडलर जो कैच ब्लॉक था उसने इस एक्सेप्शन को कैच किया और हमें मैसेज शो करवा दिया। जब मैं इस मैसेज को ओके करता हूं तो हमारे पास एक और मैसेज आता है जो कि फाइनली ब्लॉक का मैसेज है। इसका मतलब यह है कि फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है, लाजमी हुआ है। हम जब इसको ओके करते हैं तो देखते हैं अब हम करेक्ट सिंटैक्स के साथ देखते हैं क्या हमारी स्टेटमेंट या ऑपरेशन जब दुरुस्त होता है तब भी फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। तो मैंने यहाँ पे शो पे क्लिक किया, अब तमाम ऑपरेशंस ठीक चल रहे हैं मगर फाइनली ब्लॉक तब भी एग्जीक्यूट हुआ है। इसका मतलब है एक्सेप्शन हैंडलिंग मेथड में जो फाइनली ब्लॉक होता है वो हमेशा एग्जीक्यूट होता है। तो हम ऐसी स्टेटमेंट्स या ऐसा कोड इस ब्लॉक में रखते हैं जो हमने लाजमी एग्जीक्यूट करवाना होता है, जैसा कि इस केस में हमारा कनेक्शन क्लोज करवाना। तो मैं इस कनेक्शन को क्लोज करवाता हूं फाइनली ब्लॉक में। अब वो वाला सिनेरियो देखते हैं जब हमारी एक्सेप्शन आती है और हमारा कनेक्शन ओपन ही रह जाता है। तो हम इसको
एग्जीक्यूट करवाते हैं। अब मैं शो पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पर एक्सेप्शन अराइज हुई, और जब मैंने इस एक्सेप्शन को ओके किया तो अब ये फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ और इसने हमारे कनेक्शन को क्लोज कर दिया। इसको टेस्ट करने के लिए हम कनेक्शन को दोबारा ओपन करवाने की कोशिश करते हैं। अगर ये प्रॉपरली क्लोज हुआ तो ओपन होगा, अदरवाइज ओपन नहीं होगा। तो हमने इस पर क्लिक किया तो दोबारा से कनेक्शन ओपन हो गया और वही एक्सेप्शन आई। इसका मतलब ये है कि फाइनली ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। सो एक्सेप्शन हैंडलिंग में फाइनली का कॉन्सेप्ट ये है कि ये ब्लॉक हमेशा कैच ब्लॉक के बाद में या ट्राई कैच मैकेनिज्म में सबसे लास्ट पर लिखा जाता है, और इसका काम ये होता है कि ये ऐसी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाए जिनको हमने एग्जीक्यूट हर सूरत में करवाना होता है। या इस तरह से बोल सकते हैं कि फाइनली ब्लॉक जो होता है वो हमेशा एग्जीक्यूट होता है, चाहे कोई एक्सेप्शन अराइज हो या ना हो, चाहे कोई कैच ब्लॉक किसी एक्सेप्शन को कैच करे या ना करे।